प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की हर जरूरतमंद को उसके हक का घर मिलना चाहिए को साकार करने के लिए उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने कमर कस ली है। इसके लिए उन्होंने विरोधियों द्वारा लगाए गए उन पर आरोपों को चुनौती देते हुए न केवल उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बल्कि नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार को भी पत्र लिखकर जांच करने की मांग की है। साथ ही इन्होंने ये भी चुनौती दी है कि उत्तर मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष इंद्रपाल सिंह द्वारा लगाए गए आरोप कि उनके पास 200 से अधिक घर हैं, यदि पाए जाते हैं तो राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को बांट दिए जाएं। गोपाल शेट्टी ने संगठन भारत को बताया कि मैं पिछले 32 सालों से जनता द्वारा चुनकर आ रहा हूं। मेरे ऊपर एक भी दाग नहीं लगा है, लेकिन मेरी लोकप्रियता से ईर्ष्या रखने वाले लोग दुष्प्रचार करने में लगे हैं। लेकिन मैं इस सब की परवाह किए बिना जनता के लिए काम कर रहा हूं। उन्होंने 2008 में ही इस तरह के झूठे आरोपों को लेकर तत्कालीन गृह मंत्री आर पाटिल को पत्र लिखकर अपने खिलाफ जांच करने और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने की मांग की थी। गौरतलब हो कि कांदिवली पश्चिम के एकता नगर में मेहड़ा की जमीन पर रवि ग्रुप द्वारा SRA प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसका कुछ भाग बाकी भी है। SRA योजना के स्थानीय समिति ने जो करार किया था उसके हिसाब से बिल्डर ने सबको पैसा भी दे दिया, लेकिन जब नई कमेटी बनने लगी तो उसने लोगों को और पैसा दिलाने की बात कहकर उन्हें गुमराह कर दिया। स्थानीय दलालों के कारण लगभग 250 परिवारों को तैयार घर नहीं मिल पा रहा है। मुंबई के बोरीवली से कविता साहनी की रिपोर्ट। यह जो कांदिवली एकता नगर का जो स्कीम है, अभी इसका पूरा हकीकत आप लोग सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कैसे बिल्डर लोग परेशान होते हैं, झोपड़े में रहने वाले लोग परेशान होते हैं, ऑफिसर और झोपड़पट्टी का जो नेतृत्व करते हैं वो लोग सारा बिल्डर के साथ में मिली भगत करके कैसा लोगों को पीसते हैं, उससे ये स्कीम से अच्छा उदाहरण कोई मिल नहीं सकता आपको। स्कीम म्हाडा ने झोपड़पट्टी वालों को लीज पे जगह दिया, झोपड़पट्टी वालों ने लीज भरा ही नहीं। झोपड़पट्टी वालों ने जयेश भाई को पकड़ा और करार कर लिया कि हमको आप घर बना कर दे दो। जयेश भाई ने लीज का पैसा भर दिया, बिल्डर ने लीज का पूरा पैसा भर दिया। 225 फुट का तय हुआ, उन दिनों में 225 का कानून था। 225 का बात करते 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 आगे बढ़ा, इतने में 269 का कानून आ गया। 269 का डिमांड किया। स्वाभाविक है, झोपड़पट्टी वालों को जब बिल्डिंग का काम ही नहीं चला, मैंने स्वयं IOD आया हुआ एक प्रोजेक्ट का कैंसिल करके उनको 300 फुट का घर दिलाया। ये तो करना चाहिए। 269 से 300 पे गए, 300 का एग्री हो गया। म्हाडा का और कायदा बदली हुआ, 450 500 मांगने लग गए। 410 या 415 में जाके सेटल हो गया और ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। अब अपने देश में मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने में कितना समय लगता है जरा देखो आप। 2006 से जो प्रवास चालू हो गया, अब 2006 के आगे वहां पर मेट्रो आने वाला था तो मेट्रो के हिसाब से काम रुक गया। फिर बाद में मेट्रो का क्लियर हो गया, ये एरिया में नहीं आ रहा है तो मेट्रो कार सेट का आ गया। ये सारे झमेले में बहुत लंबा समय भी चला गया और ये 225 से 414 तक के सफर में बहुत सारा समय चला गया। अब 2012 या 13 में IOD आकर काम शुरू हो गया। काम शुरू होने के बाद में बिल्डर ने डिले भी किया होगा, लेकिन 2013 से भाड़ा देना शुरू हो गया। अभी तक बिल्डर का कहना है, वो अमाउंट उसने जो बताया मैं कह रहा हूं, 80 करोड़ रुपए भाड़ा अभी तक दे दिया। 350 4 माला 22 माले का बिल्डिंग बनकर रेडी है। 2-4 महीना अगर उसमें काम का भी पार्ट ऑक्यूपेशन 5 माले तक का तो अभी दे सकते हैं, उसका वो कोशिश कर रहा है। 350 घर बनकर रेडी है। बिल्डर ये एक कैसा ऐसा कि बिल्डर ने सेल बिल्डिंग का काम ही नहीं चालू किया। अभी 2 साल से शुरू कर रहा है, लेकिन ये भाड़ूत लोग करने ही नहीं दे रहे। पुलिस चौकी में जा रहे हैं, पुलिस लोग उसको मदद नहीं कर रहे। ऑन रिकॉर्ड पुलिस लोग जो बातें बताऊंगा तो बहुत अच्छा नहीं है व्यवस्था के लिए, उसको मदद नहीं कर रहे। ये सारा बहुत दिनों से झंझट चल रहा है। बीच में हाईकोर्ट में चले गए भाड़े के लिए, हाईकोर्ट में कंसर्न टाइम फाइल हो गया और कोर्ट ने कहा कि आप भाड़ा भी दे दो और काम भी शुरू करो। उन दिनों में कुछ 14 करोड़ रुपए भाड़ा बाकी था, उसमें से 6-6.5 करोड़ रुपए बिल्डर ने अभी तक दे दिया है, काम शुरू कर दिया है। ये सारा वास्तविकता है। इसके आगे अगर शॉर्ट में बताओ तो कमिटी में 2 ग्रुप हो गया। एक ग्रुप के लोगों ने नया ऑफर राइटिंग में, पेपर में राइटिंग में दिया कि आप हमको जिता दो, हम आपको 600 फुट का घर देंगे और 30 लाख रुपए रोकड़ा देंगे। ये तो बहुत आश्चर्यजनक है। सरकार अगर मेरी आवाज को सुनते हैं तो इसका सो मोटो इंक्वायरी करके ये सारे लोगों के ऊपर इंक्वायरी शुरू होना चाहिए। अब ये जीत गए वापस।
अब जीत गए, इन्होंने बिल्डर को टर्मिनेशन दे दिया। अब आप भाई साहब, आप कमेटी का चुनाव जीते हो, अगर आपको टर्मिनेट भी करना है तो आपको म्हाडा को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। म्हाडा टर्मिनेट करेंगे बिल्डर को, आप लोग टर्मिनेट करेंगे तो कितना वो टिक पाएगा ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग रेडी है, कोर्ट कंसर्न के हिसाब से भाड़ा दे रहा है और उसके हिसाब से टर्मिनेट कर रहे हैं। अब ये झमेले को देखकर तो दूसरा एक ग्रुप है वो मेरे पास आए, साहब बिल्डिंग रेडी, हमको घर तो दिला दो। मैंने दोनों ग्रुप को बताया, पवन और क्या उसका नाम, शिव बहादुर, ये उनके लिए शिव बहादुर, वो दोनों मेरे ऑफिस में बैठे, दोनों ग्रुप के लोग बैठे। सारा बात सुनकर मैंने उनको कहा कि आप लोग बैठो, दोनों नए ग्रुप, दोनों जो नए ग्रुप दोनों मिलकर क्या क्या करेक्शन होना चाहिए मुझे बताओ, तो मैं बिल्डर को बताऊंगा। अब कुछ पॉलिटिशियन लोग बिल्डर के साथ झगड़ा करते हैं। मैं एक व्यक्ति ऐसा हूं कि मैं सबके साथ में रिलेशन बनाता हूं, क्योंकि मैं रिलेशन बनाऊंगा तो मैं बिल्डर के साथ में बातचीत करूंगा ना, किसका समस्या होगा तो, नहीं तो सारे लोगों को कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ये मेरे ऑफिस से बात करके चले गए। अब शायद इनको ये पता चला कि ये हम कुछ भी देने के लिए तो कोई है ही नहीं, और वहां जाकर जगह पे इंद्रपाल सिंह और ये शिव बहादुर वगैरह सब लोगों ने मिलकर वीडियो बनाया कि गोपाल शेट्टी क्यों इसमें बीच में आ रहे हैं, गोपाल शेट्टी का क्या इंटरेस्ट है। अरे बाबा, लोगों ने मुझे वोट दिया है, मैं जनप्रतिनिधि हूं, लोगों को घर मिले ये मेरा इंटरेस्ट है। और इन्होंने ये कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया का किसी रिपोर्टर ने कहा कि गोपाल शेट्टी के पास 265 फ्लैट है। इस प्रकार के आरोप मेरे ऊपर पहले भी एक बार 2008 में लगा था। उस समय आर पाटिल जी होम मिनिस्टर थे, उनको मैंने कहा था कि आप मेरा इंक्वायरी करो करके, कोई इंक्वायरी हुआ नहीं। अब वापस मैंने अजित पवार जी को कहा कि आपके पार्टी के लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, इसको आप इंक्वायरी करो। और वीडियो में मैंने पहले भी कहा था कि ये 265 फ्लैट ढूंढकर सारे राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं को आप बांट दो, और आप निकालोगे ढूंढकर 265 तो छोड़ो ना साहब, इंद्रपाल 5 फ्लैट भी ढूंढकर निकालेगा तो मैं उसको 5 फ्लैट मेरे तरफ से बख्शिश दे दूंगा, मैं पैसा दूंगा। लेकिन 265 में से जितना भी ढूंढते हैं ये सारे राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं को दे दो, ये मेरा ऑफर है। नहीं, आप छोटे छोटे मुद्दों को उठाते हैं, इतने लोगों को के बीच में जाते हैं, इसीलिए आपको संसद रत्न जैसा पुरस्कार भी मिलता है देश से। लेकिन ये मुद्दे के अंदर अचानक आप इतने वर्षों से अगर संघर्ष कर रहे 2008 से, जैसे आपने दिखाया आर पाटिल का, तो आज अचानक राष्ट्रवादी उसके अंदर किस तरह से इन्वॉल्व हो गई आपको लेकर, मुद्दा बनाने के लिए, या हकीकत में पब्लिक के बारे में सोचने का काम भी करते हैं? दो बातें हैं। जो पॉलिटिकल लड़ाई इन दिनों में चल रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष के ऊपर, विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर, ये तो चलता है, ये डेमोक्रेसी का एक भाग हो गया। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन लोग उसको बर्दाश्त करते हैं। मैं बिल्कुल बर्दाश्त इसलिए नहीं करता कि मैं क्या हूं मैं जानता हूं, और मुझे जानने वाले मेरे मतदाता जानते हैं। इस प्रकार के लोगों को अगर हम अनदेखा करेंगे तो ये और बकबक करते रहेंगे, और ये माहौल जो बिगड़ा हुआ है उसमें लोगों का थोड़ा बहुत मेरे ऊपर अगर विश्वास होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो मेरी प्रॉपर्टी ये है, लोगों का विश्वास ही मेरा प्रॉपर्टी है। मैंने अपने 31 साल के प्रतिनिधित्व जीवन में यही कमाया है, तो उस पर किसी भी प्रकार का आँच ना आए, इसलिए मेरा प्रयास है। मैंने इन दोनों को नोटिस भी दिया है 8 दिन का जवाब देने के लिए। अगर 8 दिन का जवाब नहीं देते तो मैं इसके ऊपर डिफेमेशन केस करूंगा। और मैंने अजित पवार जी को भी कहा है कि इन्होंने ये कहा है, मैंने नहीं कहा कि उनको पद में से निकालो, ये मेरा काम नहीं, मैंने आप तय करो क्या करने का इनके बारे में करके। तो मैं बहुत क्लियर कट काम करता हूं, तो मैं इस तरह से ही काम करता रहूंगा, क्योंकि मैंने जो पूंजी कमाई है इतने साल का, वो तो मैं मेरे घर पे लेके जाऊं कम से कम। बाकी तो प्रॉपर्टी तो बहुत सारे लोगों के पास है ही है, मैं सुनता हूं। लेकिन मुझे लगता है कभी कभी जैसे मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाते होंगे, तो जितने आरोप लगाते इस प्रकार के होंगे सब। इस प्रकार मैं ये नहीं कहता कि बाकी सब गलत है और मैं अकेला सही हूं। अगर मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर अगर इस प्रकार का आरोप लगाते हैं तो दूसरे के ऊपर लगाते हो कितना सही है कितना गलत है, इसके बारे में भी एक बार जांच करना पड़ेगा। इसलिए मैं मीडिया के लोगों से भी कहूंगा, मैं वो गणेश नायडू मेरा बहुत बचपन से हम लोग बड़े हुए हैं, कौन सा चैनल, लोकशाही चैनल ने दिखाया, तो मैंने उनको भी कहा है कि आप मीडिया का काम कम से कम सही, आप खाली न्यूज ही कवर करोगे या वास्तविकता के तक भी जाओगे। इंडियन एक्सप्रेस का एक जमाने में ख्याति था, अगर कोई मुद्दा पकड़ दे तो लास्ट तक जाके उसको दूध का दूध पानी का पानी करते थे। इन दिनों में अगर पॉलिटिशियन लोगों के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर, सरकार के ऊपर कोई कुछ भी कहा तो उसको दिखाने का काम करते हैं, खाली उसके अंत तक जाते नहीं है। मैं चाहता हूं कि मीडिया के लोगों ने कोई भी एक विषय को पकड़े और उसको अंत तक जाना चाहिए। देखे तेलका चला, तेलका ने तेलका मचा दिया, लेकिन तेलका जिसने गलत बताया उसका क्या अंजाम हो गया ये भी हमने देखा है। तो अपने देश के लोगों का, देश का छवि खराब करने वाले लोगों पर, देश के अच्छे काम करने वाले लोगों के ऊपर अगर इस प्रकार का कोई आरोप करता है तो मीडिया ने भी उसका छानबीन करना चाहिए, मेरी अपेक्षा है।
देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री हैं राज्य के। जी हाँ। वो आपकी पार्टी से ही हैं और उनका हमेशा से कोशिश रही है, खास करके इन दिनों की मुंबई के अंदर छोटी छोटी जो प्रकल्प हैं या इस तरह की सुविधाएं हैं वो आम नागरिकों के बीच में पहुंचनी चाहिए। तो इसके लिए आपको उनसे भी मदद लेके इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जो लोग 250 लोग हैं अगर तो घर बना हुआ है उनको मिलना चाहिए। निश्चित देवेंद्र फडणवीस जी एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी है और होम डिपार्टमेंट भी उनके पास है और हाउसिंग भी उनके पास है, उनके पास जाना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं इतने काम में घिरा रहता हूँ तो मैं कितना परेशान रहता हूँ। उनको तो पूरा महाराष्ट्र का पूरा देखना पड़ता है और उसके पर मैं भी जाऊंगा तो उनको थोड़ा पिंच होगा क्योंकि गोपाल भाई जैसा आदमी भी मुझे परेशान करने के लिए आएगा तो मैं कैसे काम करूं। जैसे मेरे मन में आता है वैसे उनके मन में भी आना स्वाभाविक है। इसलिए पार्टी ने मुझे इतना बड़ा पद पर बिठाया है तो मेरे से जितना होता है उतना मैं करूंगा। लेकिन आपकी बात सही है, एक चिट्ठी तो मैं जरूर भेजूंगा उनको। जब मैं अजीत पवार जी को लिखता हूं तो एक चिट्ठी उनको भी मैंने लिखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है मैं लिखूंगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।